नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले कोशिका के बारे में जान के आ चुके हैं कि कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग हैं, उनके खोजकर्ता और उन सभी के कार्य के बारे में हमने जाना है। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा अभी अध्याय चल रहा है, कोशिका से जुड़ा हुआ ही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है कि यहाँ से एक या दो प्रश्न आता है कोशिका से जुड़ा हुआ। जैसे कि कोशिकांगों में से प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था गुणसूत्र। उससे पहले हमने पढ़ा था केंद्रक पढ़ा था। इस केंद्रक के अगर बारे में हम बात करें तो एक हेमरलिंग नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक है, हेमरलिंग नामक एक वैज्ञानिक था। इस हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक कोशिकीय शैवाल, हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय शैवाल, हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय शैवाल, इसका नाम आपको याद रखना है। एक कोशिकीय शैवाल कौन सी है? एक कोशिकीय शैवाल एसिटोबुलाई। ये एसिटोबुलाई जो एक कोशिकीय शैवाल है, ये सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है। इस वजह से भी हमारे को याद रखना है और साथ में हमें यह भी पता रखना है कि इस हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने इस एक कोशिकीय शैवाल को लिया और इसके 3 भाग किए और उस पर अध्ययन किया और पता किया कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका के सभी कार्यों पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले हेमरलिंग नामक जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने बताया था कि जो एसिटोबुलाई जो एक कोशिकीय शैवाल है, उस पर इसने अध्ययन करके बताया कि जो कोशिका है, उस कोशिका के समस्त कार्यों पे जो नियंत्रण है वो सारा का सारा केंद्रक करता है। ठीक है, तो हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय शैवाल एसिटोबुलाई पर अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर किसी चीज का नियंत्रण किसी पे हो, यानी कि जो अंग नियंत्रण कर रहा हो, उसको हम कहते हैं मस्तिष्क। ठीक है, तो हम इस केंद्रक को क्या कह सकते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। अतः केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये ध्यान रखना हमें, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए कि कोशिका का मस्तिष्क हम किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। तो पिछले अध्याय में हमारी ये थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, जिसको हमने कवर कर लिया इस चैप्टर के अंदर। अभी इस वीडियो के अंदर हमने इसको कवर किया है। अब हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और लिखते हुए रहिए साथ में कॉपी के अंदर। अब देखो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन। आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। तो आज का हमारा चैप्टर रहा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन को पढ़ते हुए हम एक चीज पढ़ेंगे, कोशिका चक्र। ठीक है, कोशिका चक्र। तो देखो दोस्तों, कोशिका चक्र इसी में आता है, कोशिका विभाजन में। अब हम बात करते हैं कि जब हमने जन्म लिया तो हम छोटे से थे, धीरे धीरे हम बड़े होते गए। कैसे बड़े होते गए? क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं में क्या हुआ, लगातार वृद्धि और विभाजन हुआ। ठीक है, तो हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में
कोई सा भी जीवधारी हो, उसके शरीर की कायिक कोशिकाएं होगी, उन कायिक कोशिकाओं में क्या होगा, लगातार वृद्धि और विभाजन होगा, और ये वृद्धि और विभाजन का एक चक्र हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और उस चक्र को ही हम कहते हैं कोशिका चक्र, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जीवधारियों की कायिक कोशिकाओं में जीवधारियों की कायिक कोशिकाओं में वृद्धि व विभाजन का नियमित चक्र चलता है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो अब इस कोशिका चक्र को अगर हम ध्यान से देखें, कोशिका चक्र का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो इस कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं आती है। कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं आती है? 2 अवस्थाएं हमारे पास आती है कोशिका चक्र की। वो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक है हमारे पास अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था, और दूसरी हमारे पास है विभाजन अवस्था। यानी कि एक तो है अंतरावस्था और दूसरी है विभाजन अवस्था। इस अंतरावस्था को हम इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेज, नाम ध्यान रखना हमारे को, इंटरफेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इस विभाजन अवस्था को हम एम अवस्था या एम प्रावस्था या एम फेज के नाम से भी जानते हैं, एम अवस्था, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस अंतरावस्था में और इस विभाजन अवस्था में होता क्या है, तो हमें पता रखना है कि जो ये अंतरावस्था है ना, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। देखो, विभाजन होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? आवश्यक सामग्री चाहिए। अगर अलग करना है हमें, एक कोशिका से 2 कोशिका बनाना है, तो पहले हमारे पास सामान तो उपलब्ध होना चाहिए 2 कोशिका लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पदार्थ चाहिए जिससे कि हम 2 कोशिका का निर्माण कर सके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन पदार्थों को संग्रह करेंगे, उन पदार्थों को इकट्ठा करके रखेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस अंतरावस्था में होता क्या है कि कोशिका क्या करती है, विभाजन के लिए तैयारी करती है, और तैयारी के लिए वो क्या करती है, पदार्थों का संश्लेषण करती है। यानी कि अंतरावस्था को हम क्या कह सकते हैं, कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था, यानी कि कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था, इसको हम कहते हैं तैयारी अवस्था। क्यों कहते हैं भैया अंतरावस्था को कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर, इस अवस्था में कोशिका क्या करती है, उन पदार्थों का संग्रह करती है जो विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये तो कोशिका विभाजन की तैयारी होगी, मतलब यहाँ पे तो केवल तैयारी होगी, विभाजन किसी प्रकार का नहीं होगा। तो फिर विभाजन कहाँ होगा? विभाजन होगा हमारे विभाजन अवस्था में। इसका नाम भी विभाजन अवस्था है, और इसी विभाजन अवस्था में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि इंटरफेज में तो हम तैयारी करेंगे और विभाजन के अंदर हम क्या करेंगे, कोशिका का विभाजन करेंगे। इसी के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये हमारे इंटरफेज है, यानी कि हमारे जो अंतरावस्था है, इसके अंदर कोशिका कितना समय लेती है, तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए, कोशिका को कितना समय लगना चाहिए तैयारी के लिए, वो भी ध्यान रखना है कि इस अवस्था में यानी कि इंटरफेज में कोशिका 90 से 95% तक समय बिताती है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो इंटरफेज में ही लगता है, तैयारी में ही लगता है। उसके बाद तो कुछ ही नहीं है, उसके बाद तो थोड़ी सी देर की अवस्था है विभाजन, ठीक है। 90 से 95% का समय ये लेती है, और शेष जो 5 से 10% का समय है वो विभाजन अवस्था लेती है। तो इस अवस्था में कोशिका
इस अवस्था में कोशिका 5 से 10% का समय लेती है, या 5 से 10% समय जो होती है वो कोशिका कहाँ व्यतीत करती है, विभाजन अवस्था में, और अंतरावस्था में कितना लेती है, 90 से 95। यानी कि जो कोशिका चक्र है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो इंटरफेज में और एक एम फेज में। इंटरफेज अंतरावस्था भी हम इसको कहते हैं, और एम फेज मतलब विभाजन अवस्था भी हम इसको कहते हैं। इसके अंदर कोशिका क्या करेगी, इंटर मतलब अंदर का काम है उनका, वो क्या करेगी, तैयारी करेगी कोशिका के लिए जो भी पदार्थ चाहिए, डीएनए, आरएनए, उसके अलावा जो भी प्रोटीन चाहिए उनका क्या करेगी, वो संग्रह करेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे कोशिका आते ही क्या हो जाएगा, उसका विभाजन हो जाएगा। सर्वाधिक समय लगता है इसमें 90 से 95% का समय यहाँ लगता है, और शेष जो 5 से 10% का समय जो है वो यहाँ एम फेज के अंदर लगता है। ठीक है, अब हम बात करें जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज की भी क्या है, 3 अवस्था बटी हुई है। यानी कि जो ये इंटरफेज है, इस इंटरफेज की हम बात करें अंतरावस्था, इस अंतरावस्था को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 भाग हैं, एक तो है जीवन, ठीक है, जीवन, एक एस और एक G2। यानी कि जीवन का मतलब तो हुआ फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, जीवन का मतलब फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, फर्स्ट है जीवन, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड मतलब प्रथम वृद्धि काल। ठीक है, प्रथम वृद्धि काल हो गया इसका। एस फॉर सिंथेटिक पीरियड यानी कि संश्लेषी काल हो गया, और G2 का मतलब हो गया सेकेंड ग्रोथ पीरियड, द्वितीय वृद्धि काल। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिखते हैं, जीवन का मतलब हो गया प्रथम वृद्धि काल, प्रथम वृद्धि काल, प्रथम वृद्धि काल, और एस का मतलब हो गया संश्लेषी काल, संश्लेषी काल, और G2 का मतलब हो गया द्वितीय वृद्धि काल, द्वितीय वृद्धि काल। इन सभी में क्या होगा, किसी ना किसी पदार्थ का संश्लेषण होगा, संग्रह होगा। ठीक है, तो ये हमें पता रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब अब क्या करेंगे, हम इनमें डिटेल से पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अक्सर प्रश्न क्या होता है, यहाँ से थोड़ी पूछेगा कि कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, यहाँ से पूछेगा हमें कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, या इस अवस्था में क्या होता है, प्रत्येक का कार्य, और प्रत्येक का कार्य उठा के हमसे पूछ सकता है कि ये जो है, ये जैसे कि डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है हमें, तो हमें पता रहना चाहिए कौन सी अवस्था में होता है, तो वो कार्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे आगे, पहले हम इंटरफेज पढ़ेंगे। लेकिन जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, जो एम फेज है, यानी कि जो विभाजन होना है, वो विभाजन भी क्या है, विभाजन को भी 2 भागों में बांट दिया। ये जो विभाजन अवस्था है इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 भाग, देखो, कोशिका तैयारी करने के बाद सबसे पहले जो जिसका विभाजन होता है वो होता है केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले कोशिका में किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक के विभाजन के पश्चात किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी कि सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा, और उसके पश्चात क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, तो केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोसाइनेसिस, कैरियोसाइनेसिस, सॉरी दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, हमें याद रखना है। ठीक है, केंद्रक कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक कैरियोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य की बात करें तो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 पढ़ेंगे हम, केंद्र का विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी कोशिका चक्र की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक बार इसको हम जान लेते हैं कोशिका चक्र को। ठीक है, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। ठीक है, अगर हम कोशिका चक्र की बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कोशिका चक्र के अंदर कि 2 अवस्थाएं होती है, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज होती है, विभाजन प्रावस्था होती है, और एक होती है सिंपल अंतरावस्था। अंतरावस्था में तो क्या होती है, कोशिका विभाजन के लिए क्या करती है, तैयारी करती है। अब देखो इंटरफेज जो होती है, इंटरफेज कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो इंटरफेज होती है जीवन से स्टार्ट।
जीवन। जीवन के बाद में आती है हमारी कौन सी अवस्था? एस अवस्था। एस अवस्था। और एस के बाद में हमारी कौन सी अवस्था आती है? एस के बाद में हमारे पास आती है G2 अवस्था, और G2 के बाद में आती है हमारे पास M अवस्था। ठीक है। अब दोस्तों आपने सोचा होगा कि ये चक्कर पूरा क्यों नहीं हुआ, तो यहां पे हमारे पास G नोड अवस्था भी रहती है, जिसे हम शांत अवस्था कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें जीवन अवस्था, तो इस जीवन अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका होती है वो क्या करती है? कोशिका आरएनए और प्रोटीन का क्या करती है? संश्लेषण करती है। कौन सी अवस्था के लिए? एस अवस्था के लिए। ठीक है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करने के बाद यहाँ पे जो कोशिका होगी वो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। अब यहाँ पे कोशिका के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो विभाजन के लिए आगे एस अवस्था में चली जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि वो जी नोड अवस्था में चली जाए, शांत अवस्था में चली जाए। ठीक है। अगर वो यहां से विभाजन अवस्था में नहीं जाती है और जी नोड अवस्था में चली जाती है वो कोशिका, तो फिर वो कोशिका स्थायी रूप से वैसी की वैसी रहेगी, उसका विभाजन नहीं होगा। अब ये हमारे जी नोड अवस्था है, जी नोड अवस्था, जिसको हम शांत अवस्था भी कहते हैं। शांत इसलिए कि किसी प्रकार का विभाजन नहीं करेगी कोशिका। अब ऐसी कोशिका हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हमारे शरीर में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी जो कोशिका होगी शांत अवस्था वाली, वो कोशिका होगी हमारे हृदय की जो कोशिका होती है, हृदय कोशिका। ठीक है। हृदय की जो कोशिकाएं होती है वो शांत अवस्था में रहती है, उनमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। साथ में हमारे जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका भी विभाजन कभी नहीं करती। ठीक है। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अगर हमारे किसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्षतिग्रस्त होने पर हमारा वो अंग वहां से काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर सकेगा, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका क्या है? दोनों शांत अवस्था में चली जाती है, उनमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अब इसके बाद जब यहाँ से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया कोशिका ने, तो फिर कोशिका कहाँ जाएगी? एस अवस्था में जाएगी। एस अवस्था में जाने से पहले भैया यहाँ पे रास्ते पे बैठे हैं हवलदार साहब। ठीक है। ये क्या करेंगे? ये चेक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। पहला चेक पॉइंट यहाँ पे पड़ता है, फर्स्ट चेक पॉइंट। अब इस चेक पॉइंट पे क्या करते हैं भैया कि इस जो कोशिका के अंदर जो आरएनए प्रोटीन है उनका संश्लेषण होने के बाद ये देखा जाता है कि डीएनए में किसी प्रकार की विकृति तो नहीं है। अगर डीएनए में किसी प्रकार की विकृति होती है तो फिर क्या किया जाता है? इस जीवन अवस्था के अंदर उसकी वापस से क्या मरम्मत की जाती है। और अगर उस मरम्मत को सुधारा नहीं जा सकता तो फिर वो कोशिका क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट। यहां से जो भी डीएनए में विकृति होगी, कोई भी विकार होगा, उस विकार की मरम्मत की जाएगी। उसके पश्चात कोशिका एस अवस्था में चली जाएगी। और एस अवस्था में क्या होगा? एस अवस्था में मुख्य घटना होती है डीएनए का संश्लेषण। इस एस अवस्था के अंदर क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि इंटरफेज के अंदर कौन सी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में, संश्लेषी काल जिसे हम कहते हैं। तो यहां से फिर क्या होगा? कोशिका आगे जाएगी G2 में। यहां किसी प्रकार का चेक पॉइंट नहीं है, यहां से G2 में जाएगी। ठीक है। और G2 में भी क्या होगा? जीवन में जो घटना हुई थी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, उसी प्रकार से यहां पे भी क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा? संश्लेषण होगा। आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा? संश्लेषण होगा। ठीक है। किसके लिए होगा? एम अवस्था के लिए। ठीक है। यहाँ जीवन में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण किसके लिए हुआ था? संश्लेषी काल के लिए। ठीक है। तो G2 में जो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है वो एम अवस्था के लिए हो रहा है। तो यहां से आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के बाद फिर जाएंगे एम अवस्था की तरफ। ठीक है। और एम अवस्था में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड चेक पॉइंट आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड चेक पॉइंट। सेकेंड चेक पॉइंट। अब यहां पे वही देखा जाता है कि भैया किसी प्रकार का विकार है कि नहीं है। ठीक है। तो अब यहां पे किसी प्रकार का विकार हो बोले,
यहां से फिर कोशिका वापस नहीं आएगी, क्योंकि हमने जाना है कि जो अंतरावस्था होती है उस अंतरावस्था का जो समय होता है, यानी कि यहां से अंतरावस्था प्रारंभ हुई थी, यहां से प्रारंभ होकर के यहां तक आने में उसको कितना समय लगा, 90 से 95% का समय लगा। और जब कोई कोशिका 90 से 95% का समय बिता लेती है तो फिर वो आगे एम अवस्था के अंदर जाती ही जाती है। तो यहाँ सेकंड चेक पॉइंट पे देख लिया जाता है, लेकिन कोशिका आगे विभाजन के लिए जाएगी जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करें एम अवस्था की, विभाजन अवस्था की, तो इसका जो समय अंतराल है वो कितना है दोस्तों, 5 से 10% का समय अंतराल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घटनाएं होगी, कोशिका का विभाजन होगा। ये तो तैयारी चल रही थी, ठीक है, तैयारी चलने के बाद 5 से 10% में जो भी काम है वो हो के खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, एम अवस्था जिसकी हम बात करें, यहाँ पे 5 से जो 10% का समय लग रहा है, कोशिका ने जितना 90 से 95% तक का जो समय लगाया है, उस 5-10% के समय के लिए एम अवस्था के अंदर कोशिका क्या करने लग जाती है, नाटक करने लग जाती है। इसलिए हम इसको नाटकीय अवस्था भी हम कहते हैं, और इसके नाटक जो है बहुत खतरनाक है, वो हम देखेंगे आगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, विभाजन यही होना है। बाकी ये जो तीनों थे इंटरफेज के अंदर, उसमें तो कोशिका क्या कर रही थी, विभाजन के लिए खुद को तैयार कर रही थी, अपने अपने जो पदार्थ है उनका क्या कर रही थी, संश्लेषण कर रही थी जो कोशिका को चाहिए। अब यहाँ पे आकर के विभाजन होगा, तो विभाजन में हमने जैसे पहले बात करी थी, अभी किसका विभाजन होगा, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद किसका विभाजन होगा, केंद्रक के विभाजन के पश्चात होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये था हमारा कोशिका चक्र का एक डायग्राम। तो दोस्तों ये डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर आप बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम सबसे पहले इंटरफेज पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका चक्र के अंदर इंटरफेज आती है, ठीक है, यानी कि अंतरावस्था। तो सबसे पहले इंटरफेज, कोशिका चक्र में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की। इंटरफेज जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अंतरावस्था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था भी कहते हैं, कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, और तैयारी के लिए वो क्या करती है, पदार्थों का संश्लेषण करती है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, इस जो अपन इंटरफेज पढ़ रहे हैं, इस इंटरफेज में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगी, केवल तैयारी होगी, यानी कि पदार्थों का संश्लेषण होगा। अब इसके अंदर हम बात करें इंटरफेज में, तो इंटरफेज में सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवस्था। इसको हम कहते हैं प्रथम वृद्धि काल, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, जीवन अवस्था। ठीक है, इसके अंदर ही आता है सबसे पहले ये जीवन अवस्था। ठीक है, इस जीवन अवस्था के अंदर हमें जो घटनाएं हो रही है वो याद रखनी है केवल। ठीक है, तो इस अवस्था में कोशिका आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करती है। आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसके लिए संश्लेषण करती है?
इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? एस अवस्था के लिए, एस अवस्था के लिए, यानी कि जो जीवन अवस्था है, इस जीवन अवस्था में क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। मुख्य रूप से हमें ये बातें ध्यान रखनी है, आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा? संश्लेषण होगा। किसके लिए होगा? एस अवस्था के लिए। इसके बाद जो आ रही है, अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसको हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं। इसका जो अन्य नाम है, हमने कोशिका चक्र में देखा था कि ये एम अवस्था के बाद आती है, तो हम इसको कह सकते हैं एम अवस्था के पश्चात आने वाली अवस्था, एम प्रावस्था के बाद की अवस्था, एम प्रावस्था के बाद की अवस्था, ठीक है। या हम कह सकते हैं एस पूर्व अवस्था, एस पूर्व अवस्था, यानी कि एस अवस्था से पहले आने वाली अवस्था, और फर्स्ट एम अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं, या एम अवस्था के बाद आने वाली अवस्था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आती है दूसरी अवस्था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में कोशिका को संपूर्ण समय का या कुल समय का 30 से 40% समय लगता है, 30 से 40% समय लगता है। यानी कि जो कोशिका विभाजन होना है, कोशिका के लिए तैयारी होनी है, वो 30 से 40% समय तो यहाँ पे कोशिका बिता रही है प्रथम वृद्धि काल के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है द्वितीय वृद्धि काल, सेकेंड नंबर पे G2, जिसको हम कहते हैं एस अवस्था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संश्लेषी काल, ठीक है दोस्तों। अब देखो एस अवस्था में क्या होता है, यहां पे मुख्य जो घटना हो रही है वो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी कि डीएनए का जो संश्लेषण है वो भी हम कह सकते हैं। डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? एस अवस्था के अंदर होता है, ठीक है। डीएनए का द्विगुणन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, अर्थात केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। साथ ही हमें दोस्तों ये भी पता रखना है कि जो डीएनए के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं उनका नाम क्या है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, उनका संश्लेषण भी यही होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में डीएनए से संबंधित हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, ठीक है। इस अवस्था में डीएनए से संबंधित हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, यानी कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए से संबंधित है उनका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होगा? एस अवस्था में होगा। अब हमने बात करी जीवन में कितना समय लग रहा है? 30 से 40% समय लगता है। टोटल कोशिका चक्र का कितना समय लगता है इसको? 30 से 40%, और यहाँ पे 10 कम कर दो, ठीक है। तो इस अवस्था में जो एस अवस्था की हम बात करें, एस अवस्था में कितना समय लगेगा? यहाँ पे जो समय की अगर हम बात करें तो 20 से 30% समय लगेगा। यहाँ पे कोशिका को कितना समय लगेगा? जो कोशिका चक्र है उसका 20 से 30% का समय यहाँ पे एस अवस्था में लगेगा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरी G2 अवस्था के अंदर। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी अवस्था यानी कि G2 अवस्था।
जिसे हम कहते हैं द्वितीय वृद्धि काल, द्वितीय वृद्धि काल, सेकंड ग्रोथ पीरियड, G2 अवस्था। इस G2 अवस्था के अंदर क्या घटनाएं होती है? देखो, G2 अवस्था में वही घटनाएं होती है जो कि जीवन में होती है, मतलब इसके अंदर भी आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। लेकिन किसके लिए? M अवस्था के लिए। इस अवस्था में M अवस्था के लिए, M अवस्था के लिए आरएनए व प्रोटीन का, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। और यहां पे कितना समय लगेगा दोस्तों? वहां पे हमने देखा था सबसे पहले जो जीवन है उसमें 30 से 40% का समय लगे था, उसके बाद 20 से 30% और यहाँ 10 से 20%, यानी कि प्रत्येक में 10-10 कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में कोशिका चक्र का 10 से 20% तक का समय लगता है। 10 से 20% का समय यहाँ पे लगता है। तो ये दोस्तों हमारी क्या थी? ये तो थी इंटरफेज अवस्था, यानी कि अंतरावस्था, जिसके अंदर कोशिका क्या कर रही है? खुद को तैयार कर रही है। अब आएगी हमारे पास एम अवस्था, और एम अवस्था जिसको हम जानते हैं भैया विभाजन अवस्था। अब सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं हम एम अवस्था, जिसे हम कहते हैं विभाजन की अवस्था। तो विभाजन अवस्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यहां पे क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा। तो सबसे पहले हम एम अवस्था के बारे में बात करें। एम अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होता है। ठीक है, और यहां पे कितना समय लगता है? इस अवस्था में 5 से 10% तक का समय लगता है। यानी कि जो कोशिका है उसको विभाजित होने में कितना समय लग रहा है? यहाँ पे कोशिका चक्र के 5 से 10% का समय यहाँ पे लग रहा है। और ये 5 से 10% के समय में ये कोशिका क्या करती है? विभाजन की नाटक करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नाटकीय अवस्था। इसे विभाजन की नाटकीय अवस्था, विभाजन की नाटकीय अवस्था भी कहते हैं, नाटकीय अवस्था भी कहते हैं। और ये नाटक बहुत बड़े बड़े नाटक है। जिसको याद रह गया वो परीक्षा के अंदर यहाँ से सवाल सही कर देगा, और जिसको याद नहीं रहा वो फिर वो उसके नाटक होते जाएंगे। उसको याद नहीं रहेगा तो वो खुद नाटक करेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम अवस्था की बात करें, विभाजन अवस्था की, तो विभाजन अवस्था यहाँ पे देखो 2 घटनाएं होगी। ठीक है, सबसे पहले विभाजन जो है वो विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी कि समसूत्री मतलब माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, 2 प्रकार के विभाजन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समसूत्री की, और समसूत्री में भी सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? कैरियोकाइनेसिस आएगा, केंद्रक का विभाजन आएगा। उसके बाद हमारे पास किसका विभाजन आएगा? कोशिका द्रव्य का, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो दोस्तों देखिए, यहां से हम बात करें जो विभाजन है वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि एम अवस्था में जो विभाजन होते हैं, एम अवस्था जिसे हम कहते हैं विभाजन अवस्था, यहां से विभाजन हमारे पास 2 प्रकार के होंगे। एक तो समसूत्री विभाजन, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, 2 प्रकार के विभाजन हो गए। ठीक है, तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
हाँ दोस्तों, अब देखिए हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इसे हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन को कहा जाता है माइटोसिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये समसूत्री विभाजन जो है कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, समसूत्री विभाजन जो होता है ये कई कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन जीवों की कई कोशिकाओं में, इस प्रकार का विभाजन जीवों की कई कोशिकाओं में पाया जाता है। कई कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कई कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। दोस्तों याद रखिए, कई कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होगा, कई कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री मतलब इस प्रकार के विभाजन से जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। समसूत्री तो गुणसूत्र क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप, इस प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, समान रहती है। ठीक है, और जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो जो हमारे पास संतति आ रही है, यानी कि जो संतान आ रही है, वो अपने पैतृक गुणों में क्या रहेगी, एक समान रहेगी। उसके पैतृक गुण किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस विभाजन के पश्चात या इस विभाजन के द्वारा, इस विभाजन के द्वारा, इस विभाजन के द्वारा बनी संतान में पैतृक गुण एक समान रहते हैं, एक समान रहते हैं, यानी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। इसलिए यह जीवों के उद्विकास में सहायक नहीं है। इसलिए जीवों के उद्विकास में सहायक नहीं है। उद्विकास में सहायक नहीं है। उद्विकास में सहायक कब होती, जब पैतृक गुण क्या होते हैं, चेंज होते तभी तो नए गुण हमारे को मिलते हैं। लेकिन ये तो उद्विकास में सहायक है ही नहीं। और सहायक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के गुणों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, गुणसूत्रों में चेंज नहीं आ रहा है। और जब गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं आएगा तो जो संतान आ रही है उस संतान में पैतृक गुण तो वही रहेंगे, चेंज होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा समसूत्री विभाजन। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करने का। ठीक है, वो हमें पता रखना है। समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, इसका सूत्र होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, n हमारे पास क्या है, विभाजन की संख्या, विभाजन की संख्या। ये विभाजन की संख्या जब हमें पता होगी तो हम पता कर सकते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बन रही है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा एक सवाल आ सकता है, अभी सवाल हम देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ये कोशिकाओं की संख्या है इसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार इसका एक सवाल हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल आता है, ताकि हमें पता रहेगा ये फॉर्मूला कहाँ काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि एक प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे एक जीवाणु की कोशिका प्रत्येक 30 मिनट में समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करती है, यानी कि प्रत्येक 30 मिनट के पश्चात वो क्या कर रही है, समसूत्री विभाजन करती है। तो 210 मिनट पश्चात बनने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, जैसे ये सवाल आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें कुछ भी मिल जाएगा, संख्यात्मक रूप से जो मान होगा वो मिल जाएगा। 3 गलत मिलेंगे और 1 सही मिलेगा, क्योंकि संख्यात्मक मान 4 तो सही हो नहीं सकते, 3 सही हो नहीं सकते, 1 ही सही होगा। तो अब देखो दोस्तों किस प्रकार से हम इसको करते हैं सवाल को। हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक 30 मिनट के पश्चात वो क्या कर रही है, समसूत्री विभाजन कर रही है। ठीक है, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। हर 30 मिनट के बाद में कोशिका क्या कर रही है, समसूत्री विभाजन। और हमें पूछा कि 210 मिनट के बाद जो कोशिका है उनकी संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 210 मिनट के अंदर कितनी बार विभाजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एक बार विभाजन कितने मिनट में हो रहा है, 30 मिनट में, तो 210 मिनट में कितनी बार विभाजन होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम, यानी कि 210 मिनट में कितने विभाजन होंगे। तो विभाजन की संख्या पता करते हैं पहले। तो विभाजन की संख्या कैसे पता करेंगे, 30 मिनट में एक बार विभाजन हो रहा है, 210 मिनट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 210 में 30 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 210 में क्या करेंगे, 30 का भाग लगा दिया। ये समझ में आना चाहिए कि भाग क्यों लगा दिया। अब हम पता है कि साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमारे को नॉलेज है मैथ्स का। ठीक है, कि भाग क्यों लगाया, क्योंकि 30 मिनट में एक बार विभाजन हो रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 210 मिनट में कितनी बार विभाजन होगा, तो 30 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भाग लगा दिया। अब ये 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 7 21, यानी कि जो विभाजन की संख्या आई है वो कितनी आई है, 7। तो अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या। समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं, कोशिकाओं की संख्या 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या आ गया, 7। n हमारे पास क्या है यहाँ से, 7। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ कि इस 2 को कितनी बार गुणा करो, जितनी बार घात लिखी हुई है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार गुणा कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी आ रही है दोस्तों, जो कोशिकाओं की संख्या है वो आ रही है 128। तो सीधी सी बात है कि जो भी हमें ऑप्शन मिलेगा उसमें 128 जो है वो निश्चित रूप से उत्तर होगा ही होगा। तो इस प्रकार का सवाल हमारे पास आ सकता है, जो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें याद है या नहीं है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो फिर हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला हमें पता नहीं है तो फिर सवाल हमारे लिए ना के बराबर हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद हम समसूत्री विभाजन है उसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास एक सवाल जिसको हमने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है।
अब हम आगे बात करते हैं। जो ये समसूत्री विभाजन है ये दो तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इसको कहा जाता है, यानी कि केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन। अब देखो दोस्तों, केंद्रक का विभाजन जो होगा वो 4 अवस्थाओं में होता है, ठीक है। समसूत्री जो विभाजन होता है इसके अंदर ये 4 अवस्थाओं में होता है। केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में होता है, 4 अवस्थाओं में होता है। यानी कि अध्ययन की दृष्टि से हम उनको 4 अवस्थाओं में अध्ययन करते हैं केंद्रक के विभाजन को। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट नंबर पे, तो सबसे पहले आएगी हमारे पास प्रोफेज, जिसको हम कहते हैं पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, ठीक है। वैसे ज्यादातर हो तो अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो याद रखें तो ज्यादा फायदा करेगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वाले वर्ड वहाँ पे हमारे को मिलते नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों सेम ही होते हैं। जैसे ये प्रोफेज लिखा हुआ है तो ये हिंदी में भी प्रोफेज रख देते हैं और इंग्लिश में भी प्रोफेज रख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम तो पूर्वावस्था पढ़ के आए, प्रोफेज तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो हमें पता रखना चाहिए कि प्रोफेज को हम क्या कहते हैं, पूर्वावस्था, ठीक है। दूसरा इसके बाद आता है हमारे पास मेटाफेज, मेटाफेज, और मेटाफेज से अवस्था आती है हमारे मध्यावस्था, मध्यावस्था, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें हम तो तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास एनाफेज, एनाफेज, जिसको हम कहते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है टीलोफेज, टीलोफेज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों। समसूत्री विभाजन में जो केंद्रक का विभाजन होना है वो इन 4 अवस्थाओं से गुजरता हुआ केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज, यानी कि जो पूर्वावस्था है उसको प्रोफेज कहते हैं हम। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था। उसके बाद हमारे पास एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज अंत्यावस्था। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम विस्तार रूप से इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हम सबसे पहला चरण बढ़ते हैं इसके अंदर प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज जिसको हम कहते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। अब होता क्या है, देखो ये प्रोफेज अवस्था जो है ना, अभी हम जो 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी क्या होती है, केंद्रक के अंदर जो घटनाएं होती है वो होती है। अब प्रोफेज में क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले घटनाएं हमें याद रखनी है कि प्रोफेज में कौन सी घटनाएं होगी, ठीक है। वहां हमारे को सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले घटनाएं हमें पता होनी चाहिए कि केंद्रक के अंदर क्या घटना हो रही है। सबसे पहली बात तो हमें पता रखनी है कि यह समसूत्री विभाजन की, यह समसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, यानी कि सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें ज्यादा समय इसमें लगता है, सबसे लंबी अवस्था है। बहुत सारे स्टेप चलेंगे इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है, इस अवस्था में केंद्रक में स्थित, केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन रेशे, क्रोमेटिन रेशों, क्रोमेटिन रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं, संघनित होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन रेशे संघनित होते हैं, संघनित होते हैं तथा गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, तथा गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं।
गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्रों के अंदर सिस्टर क्रोमेटिन होती है और वो सिस्टर क्रोमेटिन किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? सेंट्रोसोम के द्वारा। ठीक है, गुणसूत्रों में सिस्टर क्रोमेटिन सेंट्रोसोम के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम हम पढ़ के आए, सेंट्रोसोम, ठीक है, प्राथमिक संकीर्णन जिसे कहते हैं। ये क्या करता है? सिस्टर क्रोमेटिन को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। तो जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है, सिस्टर क्रोमेटिन वो सेंट्रोसोम के द्वारा क्या होती है? जुड़ जाती है। और प्रत्येक सेंट्रोसोम जो होता है उस सेंट्रोसोम पे क्या होता है? दो प्रोटीन की एक वलय बन जाती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के चारों ओर दो प्रोटीन वलय का निर्माण होता है जिसे दो प्रोटीन वलय का निर्माण होता है जिसे काइनेटोकोर, जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहा जाता है। यानी कि जो सेंट्रोसोम होता है उस सेंट्रोसोम पे दो प्रोटीन वलय का निर्माण होता है और उस प्रोटीन वलय को हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। जो सेंट्रोसोम होगा उस पे दो प्रोटीन वलय का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। दोस्तों नाम याद रखिएगा, काइनेटोकोर क्या है? दो प्रोटीन वलय को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे काइनेटोकोर कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब प्रोफेज की लास्ट स्टेज आती है, यानी कि जैसे ही प्रोफेज खत्म होकर के मेटाफेज प्रारंभ होने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि इस प्रोफेज के अंदर जो हमारी कोशिका होती है उस कोशिका में क्या होता है कि जो एक तो प्रोफेज में क्या होता है कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, वो केंद्रिका धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? विलुप्त होने लग जाती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो गोल्जिका है, अंतर्द्रव्यी जालिका है, केंद्रक झिल्ली है, ये सब क्या होने लग जाते हैं? विलुप्त होने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज के अंत में केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, ER जिसे हम कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका तथा गोल्जिकॉय विलुप्त होने लग जाते हैं। यानी कि जब प्रोफेज का लास्ट स्टेज आएगा तो फिर क्या होगी कि जो हमारी कोशिका है उस कोशिका के अंदर केंद्रक में केंद्रिका है, केंद्रक झिल्ली है, अंतःद्रव्यी जालिका है और गोल्जिकोई है। ये धीरे धीरे क्या होंगे? कोशिका में से गायब हो जाएंगे, विलुप्त होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोफेज। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या होता है कि जो हमने तारक केंद्र पढ़े वो तारक केंद्र क्या करते हैं? ध्रुवों पे जाते हैं और ध्रुवों पे जाकर के किसका निर्माण करते हैं? तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे प्रोफेज। इसके अंदर इतने सारे स्टेप है, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इसीलिए ये समसूत्री विभाजन की क्या है? सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम दूसरी अवस्था इसकी
इसकी सेकंड नंबर पे ये आती है हमारे मेटाफेज, मेटाफेज जिसको हम कहते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था मेटाफेज। ठीक है दोस्तों, अब मेटाफेज में क्या होता है, हमने बात करी थी प्रोफेज में। प्रोफेज में कौन संघनित हुए थे, क्रोमेटिन के रेशे संघनित हुए थे, और यहाँ पे क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होते हैं। इस अवस्था में, इस अवस्था में गुणसूत्रों का, इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है, संघनन होता है, जिसके कारण गुणसूत्र, जिसके कारण गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र होंगे वो आपस में संघनित हो जाएंगे, और संघनित होने के कारण गुणसूत्र हमारे को एकदम साफ दिखाई देंगे, अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर हमें कभी भी गुणसूत्रों का अध्ययन करना होता है तो हम कोशिका की मध्यावस्था के अंदर क्या करते हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और किया जाता है, इसी में किया जा सकता है। अगर हमें करना हो अध्ययन तो हम गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में करेंगे, मेटाफेज के अंदर हम गुणसूत्रों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है, इसके अलावा सबसे पहले तो गुणसूत्र क्या हो गए, आपस में संघनित हो गए। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है गुणसूत्र के अंदर वो किससे जुड़ी हुई रहती है, सेंट्रोसोम के द्वारा। और सेंट्रोसोम में क्या होती है कि दो प्रोटीन की एक वलय होती है, और उस प्रोटीन की वलय को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, ये सारे गुणसूत्र क्या करते हैं, एम प्लेट का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र मिलकर एम प्लेट का निर्माण करते हैं, तथा तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। कैसे दोस्तों, अब कैसे होता है ये घटना, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर हम बात करें मध्यावस्था की। ठीक है, तो मध्यावस्था में क्या घटनाएं होती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे एम प्लेट का निर्माण करेंगे, कौन, गुणसूत्र मिलकर के क्या करते हैं, एम प्लेट का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरीके से एम प्लेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एम प्लेट का निर्माण करेंगे यहाँ पे, तो एम प्लेट का निर्माण करेंगे गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र है, हमने पढ़ा था कि विपरीत ध्रुवों पे कौन जाता है, ध्रुवों पे जाते हैं भैया तारक केंद्र। तारक केंद्र जाकर के क्या करते हैं, तर्कु रेशों का निर्माण करते हैं, तर्कु तंतुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो ये तर्कु तंतु होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये गुणसूत्र बिंदु है सेंट्रोसोम। ठीक है, और ये सेंट्रोसोम पे दो प्रोटीन वलय की एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ पे इस गुणसूत्र पे जो परत होगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। और ये काइनेटोकोर देखो, ये यहाँ से क्या होगा, तारक केंद्र से क्या निकलेंगे, तारक किरणें निकलेगी, और वो तारक किरणें क्या करेगी, तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगी। और वो तर्कु तंतु किससे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। तो इधर से भी काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो होगा वो भी काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा, और इस तरफ जो होगा वो भी काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एम प्लेट का निर्माण कर लिया मध्य के अंदर, ये एम प्लेट बन गई गुणसूत्रों के द्वारा, एम प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे बन गए हमारे तारक केंद्र, ये तारक केंद्र है जो कि ध्रुवों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और ये जो किरणें हैं वो क्या है, तर्कु तंतु।
तर्कु तंतु, ठीक है। और ये किससे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाती है। तो ये जो डायग्राम बनाया हमने ये किसके लिए, मध्यावस्था के लिए। चित्र से हमें आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। ये चित्र है हमारे पास, डायग्राम है, इससे हमें आसानी से याद हो जाएगा कि गुणसूत्र मध्य में एम्प्लेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो ये तर्कुतंतु होते हैं, तर्कुतंतु क्या करते हैं, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जाकर के जुड़ जाते हैं। बस ये दो ही तो घटनाएं हो रही है। और ये गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ करके गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है, मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। इस कारण हम क्या करते हैं, मध्यावस्था के अंदर ही हम क्या करते हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये दोस्तों दूसरी अवस्था पढ़ी, मध्यावस्था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं एनाफेज की, तीसरी अवस्था केंद्रक विभाजन की, जिसका नाम है एनाफेज। ये सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है, एनाफेज, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चावस्था, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, ठीक है, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। यह समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो घटनाएं होती है वो हमें याद रखनी है। इस अवस्था में सेंट्रोसोम का विघटन होता है, सेंट्रोसोम का विघटन होता है, सेंट्रोसोम का विघटन होता है, तथा सिस्टर क्रोमेटिन जो होती है, तथा सिस्टर क्रोमेटिन V या L आकृति बनाती हुई विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करती है, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करती है। यानी कि सेंट्रोसोम का विघटन हो जाएगा, जिससे क्या हो गए, वो सिस्टर क्रोमेटिन V या L आकृति बनाती हुई क्या करेगी, विपरीत ध्रुवों की ओर जाएगी। जैसे ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोसोम का विघटन हो गया, तो यहाँ पे इस तरफ क्या थे, हमारे पास ध्रुव थे। तारक केंद्र क्या करते हैं, ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। तो ये दो ध्रुव हो गए हमारे पास। अब क्या हुआ, सेंट्रोसोम का जैसे ही विघटन हुआ, तो विघटन होने के पश्चात क्या हुआ, जो ये हमारे क्रोमेटिन थे, सिस्टर क्रोमेटिन, ये सिस्टर क्रोमेटिन क्या करते हैं, इस तरीके से ये V प्रकार की आकृति बनाते हुए क्या करते हैं, इस तरीके से गमन करते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो V प्रकार की आकृति बनाते हुए ये क्या कर रही है, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर रही है। तो ये V प्रकार की आकृति बनाते हुए ध्रुवों की ओर गमन करने लग जाती है, ठीक है। तो ये V आकृति बनाते हुए क्या करती है, ध्रुवों की ओर गमन करती है। तो ध्रुवों की ओर जा रहे, एक तो इस ध्रुव की तरफ जा रहे हैं और एक इस ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाती है, गमन करने लग जाती है। सेंट्रोसोम का विघटन होते ही जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है, कौन सी आकृति बनाती है, V आकृति या L आकृति बनाती हुई या क्या करती है, ध्रुवों की ओर गमन करने लग जाती है। तो ये हमारे क्या थी, अवस्था एनाफेज थी। अब हम बात करते हैं इसकी जो लास्ट अवस्था है, उसका नाम है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज अंतिम अवस्था केंद्रक विभाजन की, टीलोफेज, जिसको हम कहते हैं अंतिम को अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें होता क्या, ये जो अवस्था है यह पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज की विपरीत है। यह प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था, यह प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था है, प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था है, विपरीत अवस्था है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है,
ये प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रोफेज में जो घटनाएं हुई उसके विपरीत क्या घटनाएं होगी। यानी कि जैसे कि टीलोफेज की हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास कोशिका है, इसमें होगा क्या, कोशिका के अंदर क्या होगा, ये हमने बात करी यहाँ टीलोफेज की, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि इस तरफ यहाँ पे हमारे पास तारक केंद्र है, ठीक है, इस तरफ तारक केंद्र है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये सिस्टर क्रोमेटिन है ये विपरीत ध्रुवों की ओर जा रही है, ध्रुवों पे जाकर ये क्या हो जाएगी, असंगनित हो जाएगी इस तरीके से वापस से, ठीक है। यहाँ पे ये जाकर के असंगनित हो जाएगी, ठीक है। असंगनित होने के बाद क्या होगा कि जो ध्रुव है इन ध्रुवों पे क्या होगा, केंद्रक झिल्ली आने लग जाएगी पुनः, ठीक है। वापिस से इसके अंदर क्या आने लग जाएगी, केंद्रिका आने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो बाहर रहेगा हमारे पास, तारक केंद्र है, केंद्रक के पास में स्थित रहता है, यहाँ केंद्रिका आने लग जाएगी। तो वापस इसके अंदर क्या होगा, चारों ओर केंद्रक झिल्ली आ जाएगी, मध्य में केंद्रिका आ जाएगी और गोलजिकाएं और अंतर्द्रव्यी जालिका जो होगी वो वापस से इस कोशिका के अंदर क्या होने लग जाएगी, प्रकट होने लग जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इस अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिन, इस अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिन ध्रुवों पे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ध्रुवों पर जाकर असंगनित होती है, वहां पे संगनन हुआ था पहले, अब क्या होगी, असंगनित होती है तथा केंद्रक झिल्ली केंद्रिका अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर तथा गोलजिकाएं पुनः केंद्रिका में, पुनः कोशिका में प्रकट होने लगते हैं, यानी कि वापस से प्रकट होने लग जाते हैं। वो जो सारे के सारे गायब हुए थे वो वापस यहाँ पे आने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था है ये। तो दोस्तों ये जो हमने डायग्राम बनाया था ये हमने बनाया था एनाफेज के लिए, ठीक है। और ये जो हमने चित्र बनाया ये किसके लिए है, टीलोफेज के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोशिका है उस कोशिका में एक केंद्रक था और एक से कितने केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक हो गए, और प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यही समसूत्री विभाजन था। अभी तो इसका केंद्रक का विभाजन हुआ है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ है, अभी साइटोकाइनेसिस बाकी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका साइटोकाइनेसिस। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हम बात करें इस कोशिका विभाजन के अंदर साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। अब यदि हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है, 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का कैसा होता है, एक तो होता है जंतु कोशिका के अंदर और एक होता है पादप कोशिका के अंदर। ध्यान रखिए दोस्तों कि दोनों अलग अलग विधियों पे होते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर विदलन विधि के द्वारा होता है। साइटोकाइनेसिस की 2 विधियां हैं, एक तो विदलन विधि और एक कोशिका पटलिका विधि, ठीक है। अब ये हमें पता रखना है यहाँ पे कि कौन सी विधि कौन सी कोशिका के लिए होती है। तो अगर हम विदलन विधि की बात कर रहे हैं तो ये किस में होती है, जंतु कोशिका में। जो कोशिका ये विदलन विधि होती है, ये विदलन विधि जंतु कोशिका के लिए होती है, और कोशिका पटलिका विधि जो होती है ये पादप कोशिका में होती है। यानी कि पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है, और जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो विदलन विधि के द्वारा होता है, या इसका अन्य नाम है खाच विधि भी इसको कहते हैं। अब खाच विधि इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गया, 2 केंद्रक बन गए हमारे पास, यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए, ठीक है।
अब दो केंद्रक बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि ये जो कोशिका द्रव्य इसका क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, तभी तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में मध्य भाग जो होते हैं, ये वाले मध्य की तरफ जो भाग है, इसमें क्या होता है, खाज बनना प्रारंभ हो जाती है। इस तरीके से मध्य के अंदर खाज बनना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि केंद्रक रहेगा, इसके अंदर मध्य भाग में क्या होगी, खाज बनेगी, और ये खाज लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। मध्य भाग की तरफ ये खाज क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है, और बढ़ करके फिर क्या हो जाती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं। ठीक है, यानी कि मध्य भाग में ये खाज बढ़ेगी, और खाज बढ़ करके एक कोशिका से क्या हो जाएगी, ये दो कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी कोशिका द्रव्य हो, यानी कि इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, विदलन विधि होती है, यानी कि खाज विधि होती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिका के मध्य भाग में क्या होती है, खाज बनना प्रारंभ हो जाती है, और ये खाज जो होती है लगातार दोनों तरफ से मध्य भाग में, मध्य भाग की ओर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और बढ़ती हुई लगातार क्या होती है, दो कोशिका में दो कोशिका बन जाती है, यानी कि ये जो एक कोशिका थी वो दो कोशिका में विभक्त हो गई। ठीक है, यानी कि ये केंद्रक अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों अलग हो गए। लड़ाई कैसे करेंगे, साथ में थे, तो ये कह रहा था कि कोशिका द्रव्य मेरा, ये कह रहा कोशिका द्रव्य मेरा। तो इस कारण से जंतु कोशिका ने क्या डिसाइड किया कि मध्य भाग की तरफ हम बढ़ते जाओ, लगातार बढ़ते जाएंगे, इसके बीच में दूरियां कम होती गई, यानी कि ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो विदलन विधि या खाच विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हमें नाम याद रखना है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो कोशिका ये द्रव्य का विभाजन होता है, ये विदलन विधि के द्वारा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, पादप कोशिका की अगर हम बात करें, तो जो पादप कोशिका होगी दोस्तों, उस पादप कोशिका में क्या होता है, इस तरीके से कोशिका होगी हमारे पास पादप कोशिका। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे गोल्जिकाय होता है, हमने पहले भी पढ़ गए हैं गोल्जिकाय का जो कार्य है, उस गोल्जिकाय के कार्य में हमने पढ़ा है कि जो गोल्जिकाय होता है वो क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से दो केंद्रक हैं। गोल्जिकाय क्या करता है, इस मध्य भाग में पटलिका का निर्माण करता है, और ये पटलिका लगातार क्या होती है, परिधि की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, फर्गेमोब्लास्ट का निर्माण करता है। फर्गेमोब्लास्ट क्या करता है, कोशिका भित्तिका, यानी कि कोशिका भित्तिका यहाँ पे निर्माण करेगा मध्य में, और जिससे कि ये एक पादप कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, कोशिका पटलिका, क्योंकि बीच में क्या होती है, पटलिकाएं बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले मध्य भाग की तरफ बढ़ती है और फिर बाहर परिधि की ओर गमन करने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो कोशिका पटलिका विधि है, उसमें कोशिका पटलिका विधि किसके लिए होती है, पादप कोशिका के लिए होती है। ठीक है, और विदलन विधि जो होती है वो किसके लिए होती है, जंतु कोशिका के लिए होती है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, अब इसको बारे में लिख लेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब देखिए हम बात करते हैं। देखो, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली मध्य भाग से संकुचित होती हुई केंद्र की ओर बढ़ती है, जिससे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाओं का, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो था हमारे विदलन विधि में। यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है,
यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली क्या करती है, मध्य भाग से सिकुड़ती है और सिकुड़ती हुई वो लगातार क्या होती है, केंद्र की ओर बढ़ती जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है और एक कोशिका दो कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है कि पादप कोशिका में गोल्जिकाएं, पादप कोशिका में गोल्जिकाएं, फर्गेमोब्लास्ट का निर्माण करते हैं जिससे कोशिका के मध्य भाग में पटलिका बनना, कोशिका के मध्य भाग में पटलिका बनना प्रारंभ हो जाती है। मध्य भाग में पटलिका बनना प्रारंभ हो जाती है, जो बाहर की ओर बनती जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये चीज़ नहीं आती है तो हमें एक्सप्लेन करना तो पूछेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, कि भैया विदलन विधि को आप एक्सप्लेन करके बताओ, तो ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो हमें विधि याद रखना ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये याद रह जाए तो बढ़िया बात है, और नहीं याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से हमें क्या याद रखना है, जंतु कोशिका में जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो कौन सी विधि के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, अब हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए प्लीज़। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम फिर से एक नई क्लास में मिलेंगे और मियोसिस के साथ मिलेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस कोशिका का, और उसके पश्चात हम इस कोशिका के जो क्विज़ हैं वो करेंगे, जो पिछले हमारी वैकेंसियों के अंदर आ चुके हैं, पिछले कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।